साम्राज्य का उदय चंद्रगुप्त मौर्य और एक राजवंश की नींव। मौर्य साम्राज्य महत्वाकांक्षा और दूरदर्शिता की शक्ति का प्रमाण है। यह सब शुरू हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त बहुत महत्वाकांक्षी नौजवान था। वो नंद वंश को हटाना चाहता था, जो मगध पर राज करते थे। मगध प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना बनाई। चाणक्य एक बुद्धिमान और चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो शासन और राजनीतिक दर्शन पर एक ग्रंथ है। चंद्रगुप्त की सेनाओं ने एक निर्णायक युद्ध में नंदों से संघर्ष किया। चंद्रगुप्त की सैन्य शक्ति से नंद हार गए। चंद्रगुप्त मौर्य, अब एक विजेता नायक, ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। उसने पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, को अपनी राजधानी चुना। गंगा नदी के तट पर इस रणनीतिक स्थान ने मौर्यों को महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण दिया। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य विरासत में मिला। उनके शासनकाल ने समेकन और विस्तार के दौर को चिह्नित किया। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा और किसी भी आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए एक शक्तिशाली सेना बनाए रखी। उनका विशेषण अमित्रघात, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, उनकी सैन्य उपलब्धियों को दर्शाता है। बिंदुसार के शासनकाल ने मौर्य साम्राज्य को दक्षिण की ओर बढ़ाया। उसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। इन क्षेत्रों को मौर्य शासन के अधीन लाया। बिंदुसार की विजयों ने मौर्य साम्राज्य को लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने में समेटने के कगार पर ला दिया। इसने मौर्य साम्राज्य को प्राचीन भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में मजबूत किया। बिंदुसार के पुत्र अशोक सिंहासन पर चढ़े और सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट बने। अशोक अपने प्रारंभिक वर्षों में एक क्रूर विजेता साबित हुए, जिन्होंने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि कलिंग युद्ध ने उन्हें बदल दिया। 261 ईसा पूर्व में लड़े गए कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अपार रक्तपात और पीड़ा हुई। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के परिवर्तन ने उन्हें शासन के एक नए दर्शन धम्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। धम्म की अवधारणा में शांति, अहिंसा, सहिष्णुता और समाज कल्याण पर जोर दिया गया था। उन्होंने स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए शिलालेखों के माध्यम से अपने पूरे साम्राज्य में इन सिद्धांतों का प्रचार किया। मौर्य साम्राज्य एक परिष्कृत प्रशासनिक प्रणाली के साथ एक अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य था। इसे प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का नेतृत्व सम्राट द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल करता था। अधिकारियों के एक नेटवर्क ने कर एकत्र किए, कानून और व्यवस्था बनाए रखी और सार्वजनिक कार्यों का निरीक्षण किया। मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि प्रधान थी, जिसमें कृषि राजस्व प्रणाली की रीढ़ थी। मौर्य साम्राज्य में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथों वाली एक दुर्जेय सैन्य शक्ति भी थी। इस शक्तिशाली सेना ने साम्राज्य के विस्तार और बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। कमजोर उत्तराधिकारी, क्षेत्रीय विद्रोह और वित्तीय अस्थिरता ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की 185 ईसा पूर्व में उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, जिससे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अपने पतन के बावजूद मौर्य साम्राज्य ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने राजनीतिक एकता को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और शासन का एक ऐसा मॉडल स्थापित किया जिसने बाद के भारतीय साम्राज्यों को प्रभावित किया। मौर्य काल को भारतीय इतिहास में कला, स्थापत्य और साहित्य में उपलब्धियों द्वारा चिह्नित स्वर्ण युग माना जाता है।